तो गाइस अब हम अपने एमएसएमई वाले चैप्टर की रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्पेसिफिक प्रोविजंस रिलेटेड टू एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई के बारे में आप लोगों को सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। एमएसएमई स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये, अच्छा वर्ड यहां पे आ रहा है एंटरप्राइज, यहां पे वर्ड कोई कंपनी नहीं आ रहा। एंटरप्राइज एक वाइडर टर्म है। एंटरप्राइज के अंदर कोई कंपनी भी आ सकती है, कोई इंडिविजुअल भी आ सकता है, जिसको हम सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। कोई सोल प्रोप्राइटरशिप भी आ सकती है, कोई पार्टनरशिप भी आ सकती है, कोई एलएलपी भी आ सकती है, एटसेट्रा। मतलब मेरे कहने की सेंस है कि एंटरप्राइज एक वाइडर टर्म है। एंटरप्राइज के अंदर फॉर्म ऑफ बिजनेस आती है जनरली। अब ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को हम शॉर्ट में एमएसएमई बोलते हैं। इसका क्या लॉजिक है? अच्छा, एमएसएमई किसको मानेंगे? तीन तरीके की एंटरप्राइजेस के बारे में यहां पे बात होगी। एक तो माइक्रो एंटरप्राइज, एक स्मॉल एंटरप्राइज और एक मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो किसको मानेंगे, स्मॉल किसको मानेंगे, मीडियम किसको मानेंगे, उसके लॉ मेकर ने ही डेफिनेशन दी हुई है। लॉ मेकर ने बता रखा है कि माइक्रो को, जो क्राइटेरिया है ना, वो बहुत सिंपल क्राइटेरिया है। वो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि भाई अगर मान लो हम जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, जैसे गली मोहल्ले में लोगों के घर होते हैं, तो मान लो किसी का 100 गज का घर है, तो हम बोलेंगे जी, और बराबर में किसी का 250 गज का घर है, तो हम बोलेंगे 100 गज वाला जो थोड़ा सा छोटा बंदा है, 250 गज वाला थोड़ा बड़ा बंदा है, ऐसे ही मानते हैं ना जनरली। अच्छा, उसकी तो कोठी है, और एक बंदा और है जो बेचारा फ्लैट में रह रहा है छोटे से, उसको हम उनकी नजरों में और गरीब मानते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये अमीर गरीब का क्राइटेरिया हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं? अच्छा, वो अलग बात है कि हो सकता है कि जो फ्लैट में रह रहा है वो अंदर से करोड़पति हो, लेकिन रह फ्लैट में रहा है। लेकिन दुनिया को तो नहीं दिख रहा ना, दुनिया की नजरों में तो वही है, जो दिखता है वो बिकता है। अब मान लो हमें कोठी वाला जो दिख रहा है हमारी नजरों में वो अमीर है, क्यों? क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। और जो फ्लैट वाला है, जो उसी के बराबर में किसी मकान में फ्लैट में रह रहा है, तो हम उसे क्या करेंगे, थोड़ा उससे हल्का समझेंगे, क्यों? क्योंकि उसकी इन्वेस्टमेंट कम है। तो सेम इसी तरीके से क्या है, ये तो हो गई लैंड बिल्डिंग की इन्वेस्टमेंट। यहां पे लैंड बिल्डिंग की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं हो रही। यहां पे जो इन्होंने क्राइटेरिया बनाया हुआ है ना, वो बनाया हुआ है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के बेस पे। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के बेस पे। तो अगर आपकी, और उसमें उन्होंने एक लिमिट दे रखी है कि अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी, जो आपकी फैक्ट्री है, उसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट, या आपकी कंपनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप कुछ भी है, अगर आपकी उस एंटिटी के अंदर प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो इस अमाउंट तक है तो माइक्रो, इससे ऊपर है तो स्मॉल, इससे और ऊपर है तो मीडियम। इस तरीके से उन्होंने क्या बना रखा है, क्राइटेरिया बना रखा है। वो कितनी कितनी लिमिट है वो भी हमें आगे जाके पढ़ेंगे। दूसरी चीज एक और कि एमएसएमई एंटरप्राइजेस सारी एंटिटीज को कवर करता है। सारी एंटिटीज को कवर करता है मतलब क्या? अगर आपकी एंटिटी गुड्स बेचती है उनको भी कवर करता है, अगर आपकी एंटिटी सर्विसेज बेचती है ना, मान लो आप कोई आईटी सर्विस देते हो, या आप कोई फलाना ढमकाना अदर सर्विसेज देते हो, तो आप सर्विस सेक्टर वाली एंटिटी हो, आप भी एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आप गुड्स वाली एंटिटी हो, आप सामान बेचते हो, आप तो भी एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ये दोनों ही एंटिटीज में डील करता है। दूसरी चीज एक और, एमएसएमई में रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं होता, चॉइस होती है। लेकिन इसको रजिस्टर करवाने के बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। नाम से क्लियर हो रहा है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। तो हमारे भारत में एक संस्था बनाई हुई है, इस संस्था का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। यहां पे इस चैप्टर में, जैसे कंपनी लॉ में सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इस चैप्टर में सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो सब कौन बनाएगी? ये वाली मिनिस्ट्री बनाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को हम सीजी बोलते हैं शॉर्ट में, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का शॉर्ट में सीजी, और सीजी इस चैप्टर में कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो लॉ बोलता है कि आप अगर मान लो कोई कंपनी चला रहे हो, और आपकी छोटे लेवल की कंपनी है, या आप कोई शॉप चला रहे हो, आपकी छोटे लेवल की शॉप है, और आपको लगता है कि यार आपको लोन चाहिए, तो और या आपको लगता है कि आपको टैक्स बेनिफिट्स चाहिए, या आपको लगता है कि आप कंपनी चला रहे हो लेकिन आपको लगता है थोड़े से लॉ कम फॉलो करने हैं, तो आप, और आपकी एंटिटी एमएसएमई का क्राइटेरिया पूरा कर रही है, तो आप अपने आप को एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर करवा सकते हो। इसका कोई चार्ज नहीं होता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसे उद्यम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं।
उद्यम रजिस्ट्रेशन नाम से बोलते हैं। सेम डे में रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, सेम डे में। मैंने प्रैक्टिकल लाइव वाली जो हमारी जो रेगुलर क्लास होती है उसमें मैं बच्चों को दिखाया है कि कैसे मिलता है, लेकिन यहां तो मैं बात नहीं कर सकता रिवीजन में, लेकिन उसमें मैंने प्रॉपर दिखा रखा है। तो ये तो हो गई बात मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की रजिस्ट्रेशन की। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि मैंने बोला है इसको हम रजिस्टर क्यों करवाते हैं, क्योंकि इसके मार्ग अगर हम एमएसएमई में अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे तो उसके वेरियस एडवांटेजेस हैं। रजिस्टर करवाने के बड़े सारे क्या हैं, एडवांटेजेस हैं, इसलिए बेटर होता है कि हमारे को अपने आप को रजिस्टर करवा लेना चाहिए। एडवांटेजेस क्या क्या है, टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, आपके ऊपर टैक्सेस या तो लगते ही नहीं है कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में जो लगते हैं वो बहुत नामात्र लगते हैं। लेस कंप्लायंसेस लगते हैं, आपको लॉ एज कंपेयर टू अदर एंटिटीज कम फॉलो करने पड़ते हैं। अगर कंप्लायंसेस कम है तो कॉस्ट भी लेस हो गई, लेस कॉस्ट हो गई, और कॉस्ट लेस है तो टाइम सेविंग भी हो गया, क्योंकि कंप्लायंसेस कम है तो टाइम भी सेव होगा। प्लस अगर मैं आपसे बात करूं तो इजीली अवेलेबिलिटी ऑफ लोन, अगर आप अवेलेबिलिटी ऑफ लोन, आपको लोन सस्ते रेटों पे मिलता है और जल्दी मिलता है। तो यहां पे एक और पॉइंट बन गया, लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको क्या मिलता है, लोन मिलता है, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो आपको एमएसएमई में रजिस्टर करवाने के बेसिस पे मिलते हैं, इसलिए बेटर होता है कि इसको रजिस्टर करवा लेना चाहिए। लेकिन अब हर एंटिटी तो करवा नहीं सकती, तो आपको पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा। अच्छा, माइक्रो को बेनिफिट ज्यादा मिलते हैं क्योंकि सबसे छोटी है, स्मॉल को थोड़े से कम मिलते हैं एज कंपेयर टू माइक्रो, और मीडियम को थोड़े और कम मिलते हैं एज कंपेयर टू माइक्रो स्मॉल। जितनी बड़ी होती जाएगी उतने बेनिफिट थोड़े से कम होते चले जाएंगे, और अगर आप मीडियम की कैटेगरी से भी आउट हो गए तो फिर आप एमएसएमई से आउट हो गए, फिर तो आपको बेनिफिट मिलने बंद हो जाएंगे। तो माइक्रो किसको मानेंगे, स्मॉल किसको मानेंगे, मीडियम किसको मानेंगे, अभी हम वो देखते हैं, अभी पढ़ते हैं। पहले तो पढ़ना शुरू करो बुक से। Micro, small and medium enterprise sector has now emerged as a highly dynamic sector. Apart from providing large employment at comparatively low capital cost than larger industry, but also helping industrialization by ordinary people. अच्छा, इसका मतलब क्या कह रहा है, आपको वैसे भी आपको पता होगा इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज कितनी है, जैसे रिलायंस है, टाटा है, ये जो बड़े बड़े ब्रांड है जिनको आप सुनते हो, कितनी है, मुश्किल से 5% नहीं होंगी। जितने लोग इंडिया में रोजगार लेकर बैठे हैं, इनको 95% लोगों को रोजगार कहां मिलता है। तो अगर अपनी गली मोहल्ले में, अगर तुम किसी स्लम एरिया में रह रहे हो, या तुम किसी मिडिल क्लास एरिया में रह रहे हो, या थोड़ा सा लोअर लेवल एरिया में रह रहे हो, तो उधर के आसपास के लोगों को देखना वो कहां नौकरी करते हैं, वो आसपास के दुकानों पे नौकरी करते हैं। जैसे अगर तुम दिल्ली के अंदर देखोगे, तुम्हारे को दिल्ली के जो थोड़ा सा हल्के एरिया में लोग रहते हैं, वो लोग ज्यादातर नौकरी कहां कर रहे हैं, चांदनी चौक की किसी की दुकान में, सदर बाजार की किसी की दुकान में, चावड़ी बाजार में किसी दुकान पे, कनॉट प्लेस के किसी के शोरूम में। वो कोई कॉर्पोरेट जॉब्स नहीं कर रहे हैं, वो दुकानों पे नौकरियां कर रहे हैं। थोड़ा सा और लोअर लेवल के लोग जाएंगे, क्योंकि मैं दिल्ली के सबसे ज्यादा, मैं दिल्ली में रहता हूं, उसके थोड़ा और लोअर लेवल एरिया में जाओगे तो उधर के लोग कोई फैक्ट्री में नौकरी कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ। मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि हर एक स्टेट के अंदर जो मेजॉरिटी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है वो बड़ी बड़ी रिलायंस, टाटा जैसी कंपनीज में नहीं मिलती। या तो अपनी दुकान खोल के बैठते हैं, वो किसी की दुकानों में नौकरी करते हैं, किसी फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, उनसे घर चलता है। तो ऐसी दुकानें, ऐसी फैक्ट्रियां, ऐसी छोटी छोटी कंपनीज, छोटी मोटी कंपनीज भी, या ऐसी पार्टनरशिप फर्म्स अपने आप को एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर करवा सकती हैं। और क्योंकि ज्यादातर, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ा सेक्टर उन्हीं कहते हैं, इंडिया का 95% रेवेन्यू इन्हीं से आता है, मतलब 95% रोजगार भी यही लोग देते हैं। रेवेन्यू तो खैर मैं गलत बोल गया, रेवेन्यू तो बड़ी बड़ी एंटिटीज बहुत जनरेट करवाई थी, लेकिन स्टिल रेवेन्यू को भी बहुत मेजर पोर्शन इन्हीं के पास आता है, लेकिन 95% रोजगार इन्हीं के पास से आता है, 90-95% रोजगार इन्हीं के पास से आता है। तो आगे क्या बोलता है, और इसलिए क्योंकि ये लोग इंडिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में हर छोटे छोटे बंदे को नौकरी चाहिए, अनपढ़ बंदे को भी नौकरी चाहिए, घर तो हर किसी को चलाना है, और ये लोग नौकरी प्रोवाइड करते हैं। सरकार इनके बेनिफिट के लिए इनके लिए स्कीम्स लेकर आई है, ताकि ये जो दुकानदार हैं एनकरेज होंगे, इनको बेनिफिट्स मिलेंगे, इनका काम बढ़ेगा, तो और ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज में हर कोई तो सिलेक्ट हो नहीं पाता, और बड़ी बड़ी कंपनीज को सिलेक्ट करने का, एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करने का बड़ा बड़ा क्राइटेरिया होता है, जो नॉर्मल 12वीं पास बंदा, नॉर्मल ग्रेजुएट बंदा क्राइटेरिया मीट ही नहीं कर पाता बहुत बड़ी कंपनीज में एंटर करने के लिए। तो ऐसे लोग नॉर्मल लेवल कंपनीज में या छोटी मोटी दुकानों पर या इन शोरूम्स में काम करते हैं, तो इनके लिए इनको ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, छोटी छोटी संस्थाएं ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती हैं। अब हम बात करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में। देखो वो बता रहा है ना, with 3.6 करोड़ 8 करोड़ एम्प्लॉइज, एमएसएमई सेक्टर इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया आफ्टर एग्रीकल्चर। लो आ गई बात, सबसे ज्यादा रोजगार पहले इंडिया में, क्योंकि इंडिया में देखो हम लोग दिल्ली शहर में बैठे हैं, बड़े शहर में बैठे तो हमें पता नहीं लगता, लेकिन इंडिया आज भी मोस्टली एग्रीकल्चर पे बेस्ड है।
तो वो कहता है आफ्टर एग्रीकल्चर, सबसे ज्यादा रोजगार इंडिया में एग्रीकल्चर से मिलता है, उसके बाद मेजर सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इंडिया में एमएसएमई सेक्टर है, और इसमें इंडिया की 45% प्रोडक्शन में कवर करता है। इंडिया में 40% एक्सपोर्ट्स एमएसएमई के थ्रू होते हैं, 37% ये जीडीपी पे कॉन्स्टिट्यूट करता है, 31% सर्विस सेक्टर में डील करते हैं एमएसएमई के एंटिटीज। अब हम एमएसएमई किसको मानेंगे उसके बारे में समझते हैं, ध्यान से सुनना। माइक्रो का क्राइटेरिया अलग है, स्मॉल का अलग है, मीडियम का अलग है। पहले हम माइक्रो के बारे में बात करते हैं। ये जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम का क्राइटेरिया है ना, ये दो बेसिस पे है और दोनों में एंड है। यहां पे हम दो चीजें देखेंगे कि आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितनी है एंड आपका एनुअल टर्नओवर कितना है। आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितनी है एंड आपका एनुअल टर्नओवर कितना है, ये दो क्राइटेरिया है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, नॉट मोर देन 1 करोड़। अच्छा, नॉट मोर देन 1 करोड़ का मतलब क्या है? 1 करोड़ और लेस, 1 करोड़ और लेस, 1 करोड़ या उससे कम है इन्वेस्टमेंट प्लांट मशीनरी, एंड आपका जो टर्नओवर है नॉट मोर देन 5 करोड़, मतलब 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 करोड़ तक चलेगा, दैट इज 5 करोड़ और लेस। तो आपकी एंटिटी माइक्रो है, आपकी एंटिटी क्या है? माइक्रो है। स्मॉल कब मानी जाएगी? अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मशीनरी इक्विपमेंट नॉट मोर देन 10 करोड़ है, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा, क्योंकि 1 करोड़ तक तो माइक्रो है, 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ या उससे कम, दैट इज 10 करोड़ और लेस, तो आपकी एंटिटी स्मॉल है। और आपका टर्नओवर, अच्छा टर्नओवर करना सिंपल तरीका है याद करने का, जो इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी की होगी ना, जो इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी की होगी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना तो टर्नओवर निकल के आ जाएगा। 1 करोड़ का 1 करोड़ इंटू में 5 करोगे तो 5 करोड़ निकल कर आया, तो टर्नओवर आपका 5 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, यहां पे 10 करोड़ है तो 10 करोड़ इंटू में 5 करोगे तो 50 करोड़ हो गया। यहां पे कितना इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी? 50 करोड़ है, तो टर्नओवर कितना निकल कर आएगा? 50 इंटू में 5, 250 करोड़ हो गया। इसका मतलब मेरे कहने की सेंस ये है, मेरे कहने की सेंस ये है कि आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी याद कर लो कितनी है, और उसका टर्नओवर वाला क्राइटेरिया 5 से मल्टीप्लाई कर देना, टर्नओवर वाला क्राइटेरिया निकल कर आ जाएगा। तो मैंने इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी अगर 1 करोड़ या उससे कम है तो माइक्रो है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ या उससे कम है तो स्मॉल है, इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ या उससे कम है तो मीडियम है। ये तो आपको इन्वेस्टमेंट वाली याद हो गई। तो टर्नओवर का क्राइटेरिया, टर्नओवर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 करोड़ इंटू में 5, तो टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए माइक्रो का। स्मॉल वाले का 10 करोड़ की लिमिट थी प्लांट एंड मशीनरी की, तो 10 करोड़ इंटू में 5 50 करोड़, तो इसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मीडियम वाले का जो प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ थी, तो उसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उनकी टर्नओवर की लिमिट निकल कर आ गई। तो अगर आप इन तीनों में से किसी एक एक क्राइटेरिया आप अपना चेक कर लो, आप जिस क्राइटेरिया में आ रहे हो तो आप माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, और अगर आप इस वाले क्राइटेरिया से भी, अच्छा दोनों में एंड है, मतलब आपको दोनों कंडीशन पूरी करनी है, इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी भी और टर्नओवर वाली भी, सेम यहां पे भी इन्वेस्टमेंट प्लांट और टर्नओवर, अगर आप इनमें से कोई भी एक क्राइटेरिया वायलेट करोगे तो आप इस कैटेगरी से आउट हो जाओगे। तो अगर आप मीडियम एंटरप्राइजेस में भी नहीं आ रहे, स्मॉल में भी नहीं आ रहे, माइक्रो में भी नहीं आ रहे, तो फिर आप लार्ज हो गए, फिर आप क्या हो गए? लार्ज। तो लार्ज वाली के ऊपर ये लगता ही नहीं है, उसके ऊपर ये लगता ही नहीं है, तो बेनिफिट खाली किसको है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम को। और नीचे वो चीज यही बता रहा है कि जब आप ये प्लांट एंड मशीनरी की कैलकुलेशन करोगे, इन्वेस्टमेंट बोला ना, इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में इतनी होगी तो इतनी होगी, इतनी होगी, तो जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे प्लांट एंड मशीनरी में, तो उसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट लैंड और फर्नीचर एंड फिटिंग में कर रखी है वो काउंट नहीं होगी। मतलब आपकी कंपनी की लैंड कितने की ली आपने? 2 करोड़ 5 करोड़ की। आपकी कंपनी की फर्नीचर फिटिंग कितनी है, उसमें कितना खर्चा है, उसको हम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। सिर्फ जो प्लांट एंड मशीनरी जिससे प्रोडक्शन हो रही है उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ उसी को कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन लेते वक्त। और नीचे एक चीज और बता रहा है कि मान लो अगर आप एक बार एमएसएमई के क्राइटेरिया से आउट भी हो गए, अगर आप मान लो एक बार एमएसएमई के क्राइटेरिया से आउट भी हो गए, तो उसके बाद भी 3 साल तक आपको एमएसएमई वाले बेनिफिट मिलते रहेंगे, लेकिन नॉन टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, मतलब टैक्स वाले बेनिफिट मिलने बंद हो जाएंगे। मैंने आपको क्या बोला? एमएसएमई को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, एमएसएमई को टैक्स में भी बेनिफिट मिलता है, लॉ भी कम फॉलो करने पड़ते हैं, कॉस्ट भी कम होती है, इजीली लोन भी मिल जाता है।
तो अगर आप एमएसएमई के क्राइटेरिया में हो तब तो आपको सारे बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप क्राइटेरिया से बाहर भी हो गए एमएसएमई के क्राइटेरिया से, मान लो आपने वो लिमिट एक्सीड कर दी उन्होंने बताई है, स्टिल आपको टैक्स बेनिफिट मिलना तो बंद हो जाएंगे, लेकिन बाकी सारे बेनिफिट जो नॉन टैक्स बेनिफिट हैं ये एमएसएमई क्राइटेरिया के बाहर होने के बाद भी 3 साल तक मिलते रहेंगे। नॉन टैक्स बेनिफिट 3 इयर्स तक मिलते रहेंगे, भले आप एमएसएमई के क्राइटेरिया से आउट भी हो जाओ, उसके बाद भी आपको ये वाले बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। बस इसके अलावा और तो कुछ नहीं है ध्यान, मतलब बाकी तो जो मेरा काम की चीजें वो सिखाऊंगा बस। अब फीचर्स, प्रोविजंस, अब कुछ डेफिनेशन इस चैप्टर के अंदर वो पढ़ लेते हैं, फिर इस 1-2 एंटिटीज के बारे में और पढ़ लेते हैं, बस इस चैप्टर को खत्म करेंगे। रिवीजन में ज्यादा नहीं करना, जितना मेन चीजें मैं बतानी है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इस डेफिनेशन पोर्शन खत्म कर ले, डेफिनेशन में से भी कुछ डेफिनेशन पेपर में आ जाती है, उसको और खत्म करते हैं। तो पढ़ते हैं गाइस डेफिनेशंस को। इसमें पहली डेफिनेशन आती है एडवाइजरी कमेटी की। इस एडवाइजरी कमेटी का क्या रोल है, इस डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बात कर लेता हूं आपसे। इस चैप्टर के अंदर ना एक बॉडी है, उसका नाम है नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इस चैप्टर के अंदर एक बॉडी है। इस बॉडी का काम क्या है, ये बॉडी गवर्नमेंट को एडवाइस देती है, टू एडवाइज गवर्नमेंट रिलेटेड टू एमएसएमई मैटर्स। मतलब इंडिया में एमएसएमई को लेकर क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं, किस तरीके से एमएसएमई सेक्टर और ग्रो हो सकता है, उन सब चीजों से रिलेटेड जो एडवाइस देती है बॉडी, उस बॉडी का नाम क्या है, नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। हालांकि इसके कुछ और भी काम है, लेकिन मेन इसका जो काम है वो यही है कि गवर्नमेंट को एडवाइस देती है, टू एडवाइस गवर्नमेंट रिलेटेड टू एमएसएमई मैटर्स। अगर इस बोर्ड को खुद भी कभी कभार ऐसा होता है ना यार, जो दुनिया को एडवाइस दे रहा है खुद भी दिक्कत है, तो उसके लिए कमेटी बनाई गई है, एडवाइजरी कमेटी। अगर इस बोर्ड को आगे एडवाइस देने में कोई दिक्कत आती है तो ये एडवाइजरी कमेटी की हेल्प ले सकता है। ये बोर्ड एडवाइजरी कमेटी की क्या ले सकता है, एडवाइस ले सकता है, अगर इस बोर्ड को आगे एडवाइस देने में कोई दिक्कत आती है तो। बात समझ आ गई? इसका मतलब आपको एक चीज समझ आती है कि भाई ये बोर्ड का काम क्या है, गवर्नमेंट को एडवाइस देना, और एडवाइजरी कमेटी इनको एडवाइस देगी अगर इन्हें कोई दिक्कत आएगी तो। एडवाइजरी कमेटी क्या होती है, इसका क्या काम है, आपको समझ आ गया। तो पहली डेफिनेशन थी, एडवाइजरी कमेटी मींस द कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और मैंने तुम्हारे को बताया था कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है इस चैप्टर में, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 7। मतलब ये जो कमेटी बनाई गई है सेक्शन 7 के सबसेक्शन 2 में बनाई गई है। नेक्स्ट आती है डेफिनेशन अपॉइंटेड डे। अपॉइंटेड डे, अपॉइंटेड डे क्या है, इसको समझने से पहले ना आप ये समझो, डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस। आप पहले ये समझ लो, फिर अपॉइंटेड डे की डेफिनेशन करवाऊंगा। डे ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होता है? डे ऑफ एक्सेप्टेंस मींस द डे ऑफ द एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड्स और द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। पहले यहीं रुक जाओ, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, डे ऑफ एक्सेप्टेंस। इस चैप्टर में एक बार बार वर्ड आएगा डे ऑफ एक्सेप्टेंस। तो डे ऑफ एक्सेप्टेंस कौन सी डेट मानी जाएगी? मान लो आपकी कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये या तो गुड्स में डील करती है या सर्विसेज में डील करती है, दोनों में से कोई एक ही काम करती होगी। तो अभी हम गुड्स के एग्जांपल से लेकर बात कर लेते हैं। मान लो इस कंपनी ने 1/1/2025 को गुड्स भेजे थे, गुड्स डिस्पैच किए थे, और वो गुड्स 10/1/2025 को गुड्स रिसीव करे हैं, किसने? बायर ने, 10/1/2025 को। तो द डे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो एक्चुअल डिलीवरी किस दिन हुई है? 10 तारीख को हुई है। ये एक्चुअल डिलीवरी वाला डे है। ये कौन सा डे है? एक्चुअल डिलीवरी वाला। इसी को हम बोलेंगे डे ऑफ एक्सेप्टेंस। इसी को हम क्या बोलेंगे? डे ऑफ एक्सेप्टेंस।
तो जिस दिन भिजवाए हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं, जिस दिन सामने वाले के पास डिलीवरी रिसीव हुई है, एक्चुअल डिलीवरी जो हुई है, उस दिन वाला मानेंगे। द डे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स या रेंडरिंग ऑफ सर्विस, जिस दिन आपने, अगर आप सर्विस सेक्टर में हो तो जिस दिन आपने एक्चुअल में सर्विसेज प्रोवाइड करी है वो वाला डे, और अगर डिलीवरी वाला गुड्स वाला डे है तो गुड्स वाले सेलर हो तो आप तो जिस दिन आपने एक्चुअल में गुड्स डिलीवर करें वो वाला डे ऑफ एक्सेप्टेंस कहलाएगा। और अगर सामने वाला, अब आपने गुड्स तो भिजवा दिए, अगर वेयर एनी ऑब्जेक्शन इन राइटिंग इज मेड इन राइटिंग बाय द बायर रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स सर्विसेज विद इन 15 days from the date of delivery of goods or rendering service, the day on which such objection is removed by the supplier। वो कहता है देखो अगर सब कुछ ओके रहा, अगर सब कुछ ओके रहा और बायर ने कोई भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करा तो आपने जिस दिन डिलीवर करा था वही क्या है, डे ऑफ एक्सेप्टेंस। जिस दिन आपने डिलीवर करे थे वही डे ऑफ एक्सेप्टेंस है, अगर सब कुछ ओके रहा तो। जैसे हमने 10 तारीख को डिलीवरी करी, लेकिन अगर बायर ने कोई ऑब्जेक्शन रेज करा है विद इन 15 days, अगर यहां से बायर ने विद इन 15 days कोई ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, मान लो बायर ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया 23 तारीख को, 23/1/2025 को मान लो ऑब्जेक्शन रेज कर दिया बायर ने कि भाई उसको जो गुड्स मिले हैं उनमें कोई दिक्कत है, उनमें कोई दिक्कत है। तो जब आपने ऑब्जेक्शन रेज करा, अब आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो मान लो अब आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व करी गई है वो करी गई है 28/1/2025 को प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, तो फिर ये वाली डेट डे ऑफ एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। फिर ये वाली डेट क्या मानी जाएगी, डे ऑफ एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। इसका मतलब दो बातें हो गई, अगर जब आपने नॉर्मल डिलीवरी करी तो नॉर्मली डे ऑफ एक्सेप्टेंस वही होगा इस चैप्टर के अंदर जिस दिन आपने डिलीवरी करी, लेकिन डिलीवरी होने के अगर 15 दिन में कोई ऑब्जेक्शन रेज किया जाता है, मान लो जैसे हमने एग्जांपल देके बात करी 23 तारीख को कोई ऑब्जेक्शन रेज किया गया, तो उसके बाद अगर आपने प्रॉब्लम 15 दिन में सॉल्व हो रही है नहीं हो रही है उससे कोई लेना देना नहीं है, ऑब्जेक्शन 15 दिन में रेज होना चाहिए, प्रॉब्लम 15 दिन के बाद भी सॉल्व हो रही तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे एग्जांपल में प्रॉब्लम सॉल्व हुई है 15 दिन के बाद 28 तारीख को, तो फिर जब प्रॉब्लम सॉल्व हुई है डे ऑफ एक्सेप्टेंस वो वाली डेट मानी जाएगी। जरा यहां पे पढ़ लो, देख लो। तो कहता है अगर ऑब्जेक्शन रेज किया बायर ने 15 दिन में, तो फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ गुड्स और रेंडिंग ऑफ सर्विस द डे ऑन विच सच ऑब्जेक्शन इज रिमूव्ड बाय द सप्लायर। आ गई ना, ऑब्जेक्शन रिमूव करो जब आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा गया वो वाली डेट फिर क्या माना जाएगा, डे ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा। और आपकी प्रॉब्लम कब सॉल्व करा गया, 28 तारीख को, तो ये आपका फिर डे 28 तारीख की डे ऑफ एक्सेप्टेंस माना जाएगा। तो ये तो हो गई डे ऑफ एक्सेप्टेंस। और डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस क्या होता है, मींस वेयर नो ऑब्जेक्शन इज मेड इन राइटिंग बाय द बायर रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज within 15 days from the date of delivery of goods or the rendering of services, the day of actual delivery of goods। वही ये तो इसी से कनेक्ट कर रहा है। देखो अभी हमने क्या पढ़ा कि जब आपने एक्चुअल डिलीवरी करी, तो एक्चुअल डिलीवरी वाला दिन ही डे ऑफ एक्सेप्टेंस होता है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम, अगर बायर को कोई प्रॉब्लम आती है तो 15 दिन में रेज कर सकता है, फिर जब वो प्रॉब्लम ओके होगी वो डे ऑफ एक्सेप्टेंस होगा। अब नीचे वो ये बता रहा है कि अगर 15 दिन के अंदर कोई प्रॉब्लम रेज नहीं होती है, अगर बायर कोई प्रॉब्लम नहीं उठाता है 15 दिन के अंदर, तो फिर जिस दिन एक्चुअल डे ऑफ एक्सेप्टेंस था डिलीवरी वाला, यही डे डीम्ड एक्सेप्टेंस भी माना जाएगा। यही डे ऑफ एक्सेप्टेंस भी होगा और यही डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस भी होगा, दोनों एक ही दिन होंगे। मतलब ले दे के सिंपल सी बात यह है कि डे ऑफ एक्सेप्टेंस नॉर्मली कौन सा होगा, जिस दिन एक्चुअल डिलीवरी हुई है। अगर कोई प्रॉब्लम रेज हुई है 15 दिन में, तो फिर जब प्रॉब्लम सॉल्व होगी वो डे ऑफ एक्सेप्टेंस होगा। और अगर नीचे डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस कब से, अगर आपने डिलीवरी करी और 15 दिन में कोई प्रॉब्लम रेज नहीं होती है, तो जो दिन डिलीवरी करी वही डे ऑफ एक्सेप्टेंस है और वही डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस भी है। तुम्हारे को ये समझ आ गए। अब अपॉइंटेड डे क्या है, मेन तो मैं अपॉइंटेड डे के लिए समझना था। तो कहता है अपॉइंटेड डे कौन सा होता है, मींस द डे फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम द डे ऑफ, अच्छा फॉलोइंग का मतलब कहता है नेक्स्ट डे। एक्सेप्टेंस और डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस, मतलब ले देखिए जो आपका डे ऑफ एक्सेप्टेंस है, डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस है, उधर से 16th डे, क्योंकि 15 दिन के बाद की बात कर रहा है वो, उसे हम अपॉइंटेड डे बोलेंगे। तो जो भी आपका डे ऑफ एक्सेप्टेंस है, जो भी आपका डे ऑफ एक्सेप्टेंस है या डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस है, आपका जो भी डे ऑफ एक्सेप्टेंस है, डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस है, यहां से 16th डे जो होगा उसे हम अपॉइंटेड डे बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, अपॉइंटेड डे बोलेंगे। अब अपॉइंटेड डे का इस चैप्टर में क्या रोल है वो तो आगे जाके बात करेंगे, लेकिन अपॉइंटेड डे माना कौन सा जाएगा हमने वो समझ लिया। बस ये मोटा मोटा ये मेन डेफिनेशन थी, बाकी तो हमने पढ़ लिया। बायर वो है जो गुड सर्विसेज दोनों में डील कर रहा है इस चैप्टर में, सप्लायर भी वही।
अच्छा यहां पे लिख रहा है सप्लायर मींस ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज व्हिच हैज फाइल्ड अ मेमोरेंडम विद द अथॉरिटी। ये मेमोरेंडम क्या है? यहां पे मेमोरेंडम का मतलब एक डॉक्यूमेंट। जब भी कोई एंटिटी अपने आप को एमएसएमई में रजिस्टर करवाती है, जब भी कोई एंटिटी अपने आप को क्या करवाती है, एमएसएमई में रजिस्टर करवाती है, तो उसको एक सप्लायर को डॉक्यूमेंट फाइल करना होता है रजिस्टर करवाते वक्त, उसी को हम बोलते हैं मेमोरेंडम। उसी को हम क्या बोलते हैं? मेमोरेंडम। अब वो तुम्हें ये बता रहा है, डेफिनेशन हो गई कि इस चैप्टर के अंदर जो नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, अब इस बोर्ड के अंदर कितने कितने बंदे बैठे होंगे। अच्छा इस बोर्ड का काम क्या है? गवर्नमेंट को एडवाइस देना रिलेटेड टू एमएसएमई मैटर्स। इस बोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था। और इस बोर्ड को खुद अगर एडवाइस की दिक्कत होती है तो किससे लेता है? एडवाइजरी कमेटी से। तो अब इस बोर्ड में कितने बंदे काम करते हैं जरा वो बता रहा है। देखो, द बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स। पहला, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जो भी बंदा किसी भी मिनिस्ट्री का, अगर कोई मिनिस्टर है, उसको आप यहां पे क्या बनाओगे? उसको आप जिसको जो मिनिस्ट्री को एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, उसको आप यहां पे चेयरपर्सन बनाओगे। उसको आप क्या बनाओगे? चेयरपर्सन। तो इस मिनिस्ट्री का, इस बोर्ड का चेयरपर्सन कौन होगा? जो किसी मिनिस्ट्री का मिनिस्टर होगा। फिर वाइस चेयरपर्सन कौन होगा? वो भी किसी मिनिस्ट्री का मिनिस्टर ही होना चाहिए या डिप्टी मिनिस्टर होना चाहिए। तो एक बंदा ये हो गया, एक बंदा ये हो गया, प्लस 6 मिनिस्टर्स और होने चाहिए जो हर एक स्टेट से चुने जाएंगे, जो इसका क्या करेंगे? इसके डिपार्टमेंट्स को संभालेंगे। तो 6 बंदे ये हो गए। तो ऐसे करते करते ना बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई है। 3 बंदे पार्लियामेंट से चुने जाएंगे। तो ऐसे करते करते लंबी चौड़ी लिस्ट दी हुई है कि इसके अंदर कौन कौन से लोग बैठेंगे इस बोर्ड के अंदर। तो इसके बारे में आप पढ़ लेना, इसमें कुछ समझाने वाला कुछ नहीं है। अब इस बोर्ड का काम क्या है? मैंने तुम्हारे को बताया, एक तो इस बोर्ड का काम क्या है? गवर्नमेंट को एडवाइस देना। देखो ना, एडवाइस द सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, एग्जामिन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड रिव्यू द पॉलिसी एंड प्रोग्राम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब समय के हिसाब से ये चेक करना कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, किस तरीके से प्रमोट किया जा सकता है। एमएसएमई इंडस्ट्री की जो जितने भी जो एंटरप्राइजेस हैं, जो एमएसएमई है, इनको किस तरीके से और बढ़ावा दिया जा सकता है, उनको लोन और सस्ते रेटों पर दे दिया जाए, या उनको और किस किस तरीके से बेनिफिट दे सकता है, उन मैटर्स पर एडवाइस देना। प्लस गवर्नमेंट को एडवाइस देना टाइम टू टाइम कि किस तरीके से कौन सी चीजें नेसेसरी है। एक्सपीडिएंट मींस नेसेसरी है। गवर्नमेंट को एडवाइस देना ताकि ये मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं समय के हिसाब से मार्केट में कंपीट कर सके, पीछे ना रह जाएं। बड़े बड़े क्योंकि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, बड़े बड़े प्लेयर भी बैठे हैं, तो उनसे कैसे कंपीट कर सकती है, उनको एडवाइस देना गवर्नमेंट को, ताकि बस रिलेटेड पॉलिसी बनाए। प्लस जो एमएसएमई फंड, इस चैप्टर में ना सरकार के पास एक फंड पड़ा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक फंड पड़ा है जो एमएसएमई के बेनिफिट के लिए, तो उस पैसे को किस तरीके से यूज करना, उससे रिलेटेड एडवाइस देना। यहां पे बोर्ड का मतलब क्या है? यहां पे बोर्ड का मतलब है ये नेशनल बोर्ड फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसे हम फंक्शन फॉर बोर्ड बोल रहे हैं। और इसमें कुछ काम की चीज है। फिर वह एडवाइजरी कमेटी है जो गवर्नमेंट को एडवाइस देगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। मेजर्स फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव। इंडिया में गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं समय के हिसाब से एमएसएमई को ग्रो करने के लिए? तो इंडिया में गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं। फैसिलिटेटिंग द प्रमोशन, फैसिलिटेटिंग का मतलब होता है सपोर्ट सिस्टम, एंड डेवलपमेंट एंड एनहांसिंग द कॉम्पिटिटिव माइक्रो। मतलब इंडिया में एमएसएमई को बढ़ावा दिया गया कि आप अपने पास, हमारे पास आकर रजिस्टर करवाओ, आपको हम जैसा सपोर्ट हो सकता है वो करेंगे। मैं तो ना सपोर्ट में उनके ऊपर कॉस्ट कम लगती है, लोन इजीली मिल जाता है, इस तरीके से किया है। प्लस आपने देखा होगा जगह जगह ना जीएसटी सुविधा केंद्र बनाए गए थे सरकार के द्वारा। जीएसटी सुविधा केंद्र बनाए गए थे जिसमें जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं या जो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं उनको ये बोला गया कि आप अपने आप को रजिस्टर करवाओ, आपको हम स्किल सिखाएंगे। तो एंटरप्रेन्योर्स को छोटी छोटी स्किल के प्रोग्राम लेकर आते हैं समय के हिसाब से। टेक्नोलॉजी किस तरीके से लोग ग्रो करनी है उसके ये लोग सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो इन लोगों ने बहुत सारी पॉलिसीज ली है। प्लस डिवाइस पॉलिसीज प्रैक्टिस इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट आ गई ना बात, लोन। इन्होंने बहुत सारी डिवाइस मींस फॉर्मुलेट, बनाना। तो इन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई है ताकि एमएसएमई में जो छोटे मोटे बिजनेसमैन उनको इजीली लोन मिल सके एटसेट्रा। तो बहुत सारे इन्होंने चीजें करी हैं इस चैप्टर के अंदर। बाकी तो इसमें एज सच कुछ चैप्टर से कुछ खास है नहीं। प्लस इसमें कुछ छोटी मोटी स्कीम्स के बारे में बताया गया इस चैप्टर के अंदर। ये स्कीम्स कौन कौन सी स्कीम किस किस चीज का बेनिफिट देती है आप खुद पढ़ना, इसमें कुछ सिखाने को नहीं है, लेकिन इन स्कीम में से एक आध क्वेश्चन बन जाता है। हमने रेगुलर लेक्चर में तो कराया है, लेकिन रिवीजन में इतना सब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो
आई होप आपको इस चैप्टर की रिवीजन खत्म आ गई होगी। मेन चीजें जो मैं टेक्निकल हो सकती थी इस चैप्टर से, इस चैप्टर में से ज्यादा टेक्निकल था ही नहीं, लेकिन जो टेक्निकल हो सकती थी बातें वो सब कर ली, डेफिनेशन से अपॉइंटेड डेट, ये सब जो मेन थी, डे ऑफ डीम एक्सेप्टेंस, डे ऑफ एक्सेप्टेंस, ये सब मैंने बात कर ली है आपसे। ठीक है जी, चलो इसी के साथ आपकी ये वाले चैप्टर की रिवीजन भी समाप्त हो गई। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा।